हाय बच्चों। तो ये बहुत दिनों बाद मेरा एक वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए। हमने जो लास्ट डिस्कशन किया था वो रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टिविटी का किया था, एंड आज की क्लास में हम बेसिक सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे। बेसिक सर्किट बिल्कुल। नो, सबसे पहले तो 2 हफ्तों से आप लोगों को कोई वीडियो इसलिए नहीं मिल रही होगी बिकॉज मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। आई वॉज सफरिंग थ्रू अ सिंड्रोम जिसमें आंखें थोड़ी ड्राई हो जाती है, एंड द रीज़न वॉज कि मैं बहुत ज़्यादा ही लैपटॉप और फ़ोन यूज कर रहा था। तो तुम लोगों में से भी कई बच्चे अपने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा लैपटॉप फ़ोन वगैरह यूज कर रहे होंगे। पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, असाइनमेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, प्लस पूरे दिन टीवी या लैपटॉप से चिपके हो गए इंटरटेनमेंट के लिए। तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि जब मुझे हो सकता है इस एज में, तो तुम लोग तो काफ़ी यंग हो, तुम्हें तो और ज़्यादा ईजिली हो सकता है ना। सो ट्राई टू बी सेफ। नाउ सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करते हैं पिछली बार का। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि एक रेजिस्टेंस है 30 ओम का और इसको अलोंग द लेंथ 5 पार्ट्स में काटा गया है ना। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो बताना है हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा। जब अलोंग द लेंथ काटा है हमने तो एरिया सेम रहा, बस लेंथ चेंज हुआ। करेक्ट। ना रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर हमने 5 पार्ट में काटा तो लेंथ जो है वो 1/5 टाइम्स हो गया, और अगर लेंथ 1/5 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम्स हो गया, विच मीन्स किसी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस 30 से 5 टाइम्स छोड़ा, यानी 6 ओम होगा। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। स्कूल में थोड़ा अच्छे से लिख लेना उसको कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, एरिया एंड रेजिस्टिविटी आर सेम, सो इफ लेंथ डिक्रीजेज बाय 5 टाइम्स द रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज 5 टाइम्स। ऐसे। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है कि एक 20 ओम का वायर है जिसको ऐसे स्ट्रेच किया गया है कि उसकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गई। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली बार किए थे कि अगर एक सेम वायर, उसको काटा नहीं हमने, उसको स्ट्रेच किया है, तो जब हम स्ट्रेच करते हैं और उसकी लेंथ बढ़ती है तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घट जाती है। क्योंकि कभी तुम खुद सोचो, अगर किसी वायर को खींच रहे हो, किसी रॉड को खींच रहे हो, उसकी लेंथ बढ़ रही है तो एरिया भी तो घटेगा। तो अगर लेंथ जो है वो 3 टाइम्स बढ़ी है तो एरिया 3 टाइम्स घट गया होगा, ताकि वॉल्यूम सेम रहे, है ना। तो अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया A/3 हो गया होगा। नाउ रेजिस्टेंस अगेन R इज इक्वल टू रो L/A। मटेरियल सेम है तो रो भी सेम होगा। लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा, एरिया 1/3 टाइम्स हो गया, मतलब 3 टाइम्स घटा। तो 1/3 ऊपर जाकर 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 9। सो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 9 टाइम्स। इसको अच्छे से किस तरह से लिखना है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि स्कूल में किस तरह से लिखना है। तो आप चाहो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो या फिर अपने नोट्स में भी देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कि एक वायर को ऐसे स्ट्रेच किया गया कि उसका रेडियस हाफ हो गया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कितने लोगों ने सही किया होगा पता नहीं। अगर सबसे पहली बात, एरिया जो होता है किसी भी वायर का, इस वायर का ही अगर मैं एरिया की बात करूं और मान लो इसका रेडियस r है, तो एरिया जो होता है वो πr² होता है। करेक्ट। अब अगर स्ट्रेच करके रेडियस को तुमने हाफ कर दिया, मतलब 2 टाइम्स घटा दिया, तो r का स्क्वायर, अगर r हाफ हुआ है तो r का स्क्वायर कितने टाइम्स हो गया होगा? हाफ का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर टाइम्स हो गया होगा। अगर रेडियस का स्क्वायर 1/2 टाइम्स हो गया, मतलब 1/4 टाइम्स हो गया। 1/2 का स्क्वायर टाइम्स यानी 1/4 टाइम्स हो गया। तो r स्क्वायर अगर 1/4 टाइम्स हुआ तो पाई तो सेम रहा, तो एरिया मतलब 1/4 टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेडियस हाफ हुआ है तो r का स्क्वायर 1/4 टाइम्स हुआ है, मतलब एरिया भी 1/4 टाइम्स हुआ है। सो कंक्लूजन इज दैट एरिया बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो हमने ऐसे स्ट्रेच किया है कि एरिया 1/4 टाइम्स हो। ओके ना, एरिया अगर 1/4 टाइम्स हुआ तो लेंथ 4 टाइम्स हो गया होगा। करेक्ट, ताकि लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम सेम रहे। अब सिंपल सा फंडा है कि R इज इक्वल टू रो L/A। L 4 गुना बढ़ा, 4 टाइम्स, एरिया 1/4 टाइम्स। ये 1/4 डिनोमिनेटर में है तो नीचे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर 4 ही हो जाएगा। तो 4 × 4 रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों? 16 टाइम्स, है ना। तो पहले रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो अब हो गया होगा वो 10 × 16 टाइम्स, यानी 160 ओम्स। ओके ओके, ये हमारा 4th होमवर्क था। इसमें बताना था कि एक सेम डिवाइस है, मतलब सेम गैजेट है, जिसका अलग अलग टेम्परेचर पे, एक बार T1 टेम्परेचर पे और एक बार T2 टेम्परेचर पे VI ग्राफ बनाया गया। तो बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो क्या आई होप सबने ये सॉल्व किया होगा। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, हमने पिछली बार पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए
तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसा सिर्फ मेटल्स के लिए होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए उल्टा होता है। ओके, अगर मैंने पिछली बार नहीं बताया था ये बात तो नोट कर लेना अपने नोट्स में कहीं पे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, मगर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट जाता है, उल्टा होता है उनके साथ। मुझे याद नहीं है, मैंने पिछली बार ये बात बताई थी, यानी बहुत दिन हो गए। ओके, सो फिलहाल के लिए तो हम मेटल की बात कर रहे हैं, जब तक कुछ ना कहा जाए हम मेटल की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अधिकतर चीज़ें कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील इन्हीं की बनी होती है, तो वो मेटल है। तो मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये बात हमें पता है। तो इन दोनों ग्राफ में जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, राइट ना। कोई एक पार्टिकुलर करंट चूज कर लेते हैं, उस करंट के लिए दोनों का वोल्टेज देखते हैं। इस T2 के लिए वोल्टेज इतना है V2 और T1 के लिए वोल्टेज है V1। तो इस करंट के लिए किसका वोल्टेज ज़्यादा है? V1 का, V2 का वोल्टेज कम है। दिख रहा है ना, सेम करंट के लिए वोल्टेज इसका कम है, इसका वोल्टेज ज़्यादा है। तो हमें पता है ओम्स लॉ से RV/I होता है। तो सेम I के लिए जिसका V ज़्यादा मतलब उसका R भी ज़्यादा होगा। तो सेम I के लिए इसका V ज़्यादा है इसीलिए इसका R ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, विच मीन्स कि T1 ज़्यादा होगा T2 से, तभी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी ना ओलंपियाड्स में या NTSC में यही क्वेश्चन आता है और उसमें IV ग्राफ को उल्टा करके रख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, फिर उसको ग्राफ को ना ऐसे घुमा कर पढ़ना, पेज को पल घुमा देना, फिर बोलना अच्छा यहाँ V यहाँ I, अब सोचते हैं, है ना, तो गलत मत करना। ओके, थोड़ा ध्यान देना कि VI ग्राफ बना रखा है या IV ग्राफ बना रखा है, दोनों में आंसर जस्ट उल्टे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का कि दो वायर्स हैं सेम मटेरियल के, मतलब सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया बच्चों? रो सेम और डेंसिटी भी सेम। उनका लेंथ रेशियो है 2:1, यानी L1/L2 है 2:1 और वॉल्यूम रेशियो है 4:1, तो V1/V2 है 4/1। तो बताना है उनके रेजिस्टेंस का क्या रेशियो होगा। पिछली बार मैंने 2 मेथड्स बताए थे इसके, है ना, तो किसी भी मेथड से कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रो L/A। तो देखो एरिया के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, हमें बताया गया है वॉल्यूम और लेंथ के बारे में। लेंथ का तो पता है, रो भी पता है कि सेम है। एरिया निकालने के लिए अच्छा ये होगा कि हम लोग वॉल्यूम बाई लेंथ रख दें, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है ना, V इज इक्वल टू A इंटू L होता है। तो A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V/L लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे A की जगह V/L पुट कर दो, रो L इंटू V/L, तो रो L² V हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो अब R1/R2 रेजिस्टेंस ऑफ 1 बाई रेजिस्टेंस ऑफ 2, वैसे शॉर्टकट भी है इसके बहुत सारे करने को, बट मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ ताकि हर बच्चे के लिए इक्वली कंफर्टेबल हो, है ना। तुमने अगर और शॉर्टर कैलकुलेशन की है तो बहुत अच्छी बात है। R1/R2 हो जाएगा रो, क्योंकि रो दोनों का सेम है, L1² V1 डिवाइडेड बाई रो L2² V2, रो कैंसिल, ये हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर इंटू V2/V1, करेक्ट। L1/L2 कितना दे रखा है? 2/1, तो 2/1 का होल स्क्वायर इंटू V1/V2 है 4/1, तो V2/V1 क्या हो जाएगा? 1/4। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1:1। कहने का मतलब दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज ओके। अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ओके ओके बच्चों। अब हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेल क्या होता है या बैटरी क्या होती है। बिकॉज तुम लोगों ने स्कूल में अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है या वैसे भी पता है कि हम जब एक बैटरी के साथ बल्ब या कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो फिर उसमें करंट आता है। तो बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बैटरी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम ये समझेंगे ताकि आगे जाकर हमें उसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम ना हो। ओके, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उस तरह से तुम फिजिक्स प्रॉपरली सीख नहीं सकते, है ना, तरीके से सीखना होता है। तो ये सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, उसके साथ कंफ्यूज मत होना। देखो होता क्या है, याद करो पिछले 1 या 2 लेसन पहले या 3 लेसन पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली मूव करता है, मगर लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पे ऑटोमेटिकली मूव नहीं करता, हमें कुछ वर्क करके ज़बरदस्ती उसको खींच कर लाना पड़ता है, मूव करवाना पड़ता है मेहनत करके। तो मान लो कि 2 पॉइंट्स हैं, ओके, और उसको एक वायर से ज्वाइन कर रखा है ऐसे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट की पोटेंशियल मान लो है 10 वोल्ट, बी पॉइंट की पोटेंशियल है मान लो 5 वोल्ट। एक पॉजिटिव चार्ज ए से निकला, घूमता घूमता ऑटोमेटिकली बी तक पहुंच गया,
क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जा सकता है, तो चला गया। लेकिन सर्किट कंप्लीट हो, करंट प्रॉपरली फ्लो कर सके, इसके लिए जरूरी ये है कि जो चार्ज यहां से घूमकर ए से बी तक पहुंचा वो वापस बी से ए तक भी आए। लेकिन बी से ए तो ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कोई भी पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद नहीं आता। तो बी से ए तक इस चार्ज को लाने के लिए, बी से ए तक लाने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क ये बैटरी करता है या ये सेल करता है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, और ये सेल जो है वो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है, ताकि वो चार्ज इस ए से बी तक गया है जो, उसको बी से ए तक भी वापस लाया जा सके, और करंट जो है वो गोल गोल पूरे सर्किट में घूमता रहे। अगर ये बैटरी नहीं होती ना, तो करंट ए से बी तो पहुंच जाता, बट बी से ए वापस नहीं आ पाता, तो सर्किट कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो सेल इज बेसिकली ए ड्राइविंग फोर्स, मतलब फोर्स तो नहीं है, बट सेल एक ऐसी चीज है जो चार्ज पे वर्क करता है ताकि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो सके। बिना सेल के सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके, सो सेल का बेसिकली फंक्शन क्या है? इट इज अ डिवाइस, ठीक है, विच कंप्लीट्स द सर्किट, ओके, बाय डूइंग सम वर्क ऑन द चार्ज। नाउ पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है हम कहते हैं करंट उधर ही जा रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज अ डिवाइस विच बेसिकली डिलीवर्स करंट। ये जो बैटरी है वो बेसिकली करंट डिलीवर करता है, इधर से करंट निकालता है और वापस इधर ले आता है ताकि सर्किट कंप्लीट रहे और करंट गोल गोल इस पूरे सर्किट में घूमता रहे, है ना। करंट का एक प्रॉपर फ्लो बना रहे, ऐसा ना हो कि करंट ए से बी तक गया फिर वहीं पर रुक गया, बी से ए आ ही नहीं रहा, तो फिर उस केस में बल्ब नहीं जलेगा या कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। हम समझ रहे हो? तो सेल एक ऐसी चीज है जो सर्किट को कंप्लीट करता है बाय डिलीवरिंग द करंट, एंड उसके लिए उसको कुछ वर्क करना पड़ता है। ओके, सो इट इज अ डिवाइस विच delivers current in the circuit and completes the circuit. ओके, स्कूल में कोई डेफिनेशन ज़्यादा पूछेगा नहीं। अगर स्कूल में कभी भी कोई डेफिनेशन पूछा जाए तो वैसे मैं जो लिखा रहा हूँ 100% करेक्ट है, बट फिर भी स्कूल में जो डेफिनेशन लिखाया गया कोशिश करना वही फॉलो करें, क्योंकि स्कूल के टीचर्स भी थोड़ा भी कुछ नया देख लें, डिफरेंट देख लें तो कई बार मार्क्स काट देते हैं, तो क्यों फालतू का रिस्क लेना है। बट मैं जो बता रहा हूँ वो कम्प्लीटली ऑल राइट है, एंड स्कूल वालों ने भी लिखाया होगा वो भी लगभग ऐसा ही कुछ होगा, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो सकता। ओके, नाउ सेल की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं बच्चों। देखो, अगर सेल का कभी भी कहा जाए कि सेल की वोल्टेज इतनी है या सेल का ईएमएफ इतना है, ईएमएफ एक काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड है जो हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे, तो उसके बारे में अभी फिलहाल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मान लो कहा गया कि एक सेल है, इस सेल का जो बड़ा वाला लाइन ड्रॉ किया जाता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, बस इसका मतलब ये है कि इस प्लेट का पोटेंशियल या इस टर्मिनल का पोटेंशियल इस टर्मिनल से ज़्यादा है। ओके, अगर मान लो इस बैटरी की वोल्टेज कहा गया 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट के पोटेंशियल से 10 वोल्ट ज़्यादा है। अब अगर ये 0 है तो ये 10 है, ये 15 है तो ये 25 है, ये 100 है तो ये 110 है, ये -30 है तो ये -20 है, फर्क नहीं पड़ता कौन कितना है, वी डोंट केयर। हमें बस इतना पता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट का है, और किसका ज़्यादा है? पॉजिटिव टर्मिनल का ज़्यादा है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि the voltage of the battery is basically the potential difference between positive terminal and a negative terminal. That's the first thing. Okay, अगली प्रॉपर्टी, अगर ये एक बैटरी है या एक सेल है, ठीक है, अभी सेल ही बोलते हैं, बैटरी और सेल में हल्का सा फर्क होता है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नॉर्मली करंट निकलता है यूजुअली, और वो करंट घूम फिरकर वापस आकर नेगेटिव टर्मिनल में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है। इस केस में बैटरी को काम करना पड़ता है, जैसा मैंने भी समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती यहाँ से अगर यहाँ तक लाना पड़े
तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क ये बैटरी करता है। अब मान लो तुम कोई भी काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी डिस्चार्ज होगी या रिचार्ज होगी? जब मैं कोई मेहनत करता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम हो रही है ना, मेहनत करने की वजह से, वर्क करने की वजह से। तो सिमिलरली जब ये बैटरी कुछ वर्क करता है तो इसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो इस केस में हम कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द यूजुअल कंडीशन कि बैटरी यूजुअली डिस्चार्ज ही होती है। अगर उल्टा हो रहा हो, जो कि कभी कभी हो सकता है, तो उस केस में बैटरी रिचार्ज होती है। जो तुम्हारे घरों में इन्वर्टर और बैटरी लगी होगी ना, कि इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होती है, तो वहाँ पे उल्टा होता है। वहाँ पे जो बैटरी है उसमें उल्टा होता है, उसमें नेगेटिव से करंट निकल रहा होता है, पॉजिटिव पे जा रहा होता है। तो इस केस में बैटरी को एनर्जी मिलती है, तो ये है रिचार्जिंग ऑफ बैटरी, चाहो तो लिख लेना। ऐसा ही हमारे घरों में इन्वर्टर और बैटरी वाली केस में हो रहा होता है। ठीक है, काटा इसलिए नहीं मैंने कि गलत है, लिख सकते हो इसको। ओके, बस 10th के सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने काट दिया। अगली बात, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स रियल में किधर से किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा करंट के ऑपोजिट होता है। तो करंट जब इधर जा रहा है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहे हैं। तो द ओरिजिनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये बात लिख लेने की। ओके, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल इन यूजुअल केसेस, नॉर्मल केसेस में जब डिस्चार्ज होती है बैटरी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा ही होता है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं। इसका मतलब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है बैटरी के अंदर, और बैटरी के बाहर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो आउटसाइड द बैटरी करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड आउटसाइड और सॉरी and inside the battery या inside the cell current goes from negative to positive terminal. ओके, इस बात को लिख लें। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना भी करंट निकलता है, डिलीवर होता है, उसके नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट वापस चाहिए। अगर यहाँ से 4 एम्पियर करंट निकल रहा है तो वापस भी 4 आना चाहिए। अगर 4 से कम या ज़्यादा आया तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिर वो गलत है कहीं ना कहीं। ओके, सो द चार्ज डिलीवर्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू चार्ज रिसीव्ड बैक बाय नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैटरी। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सिंपल सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ होगा तो उस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार वो समझ जाएंगे तो फिर अगले लेसन में हम सीरीज पैरेलल शुरू करेंगे। ठीक है, इस चीज को कॉन्सेप्चुअली जितना अच्छे से समझोगे अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उतने ही अच्छे से तुम्हें सीरीज पैरेलल भी समझ में आएगा। अदरवाइज फिर वही है कि स्कूल टाइप से पता नहीं होगा चीजें हो कैसी रही हैं, बस रटते चले जाओगे, तो डोंट डू दैट। ओके, सो सिंपल सर्किट्स है ना, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें सिंपल एक रेजिस्टेंस हो और एक बैटरी हो। ठीक है, मान लो बैटरी का वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है R। पहली बात ये समझो बच्चों कि वायर्स जो होते हैं, है ना, वो नॉर्मली कॉपर के, एल्यूमिनियम के, इस तरह की चीज़ों के बने होते हैं, और मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही छोटी होती है, मतलब 10⁻⁴, 10⁻⁵ के जैसा, बहुत छोटा ना। रेजिस्टिविटी जितनी छोटा, R इक्वल टू हमने पढ़ा है ρL/A, तो मेटल्स का रो बहुत छोटा होता है तो रेजिस्टेंस भी बहुत छोटा होता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, उसके साथ एक बल्ब लगा दिया और वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसा होता है कि मान लो बल्ब का रेजिस्टेंस है 100 ओम, है ना, तो इन वायर का रेजिस्टेंस उससे बहुत छोटा होगा, 0.1 ओम या 0.01 ओम। तो 100 ओम के सामने मान लो बल्ब का रेजिस्टेंस है 100 ओम और इन वायर्स का कुल मिला के रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। तो 0.1 ओम को 100 ओम से तो बहुत छोटा है वो, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जब तक कहा ना जाए, हम सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मान लेते हैं कि वायर्स का खुद का रेजिस्टेंस 0 है। इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है, मतलब इस डिवाइस का रेजिस्टेंस है, लेकिन इन वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इन वायर्स का रेजिस्टेंस 0 है। दिख रहा है, ये वायर का रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, सो
यहाँ पे कहीं पे लिख लेना नोट करके साइड में कहीं पे खोपचे में कि अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, कहने का मतलब कि जब तक कुछ और ना कहा जाए, सिंपल वायर्स आर एज्यूम्ड टू बी ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, आर एज्यूम्ड टू बी ऑफ या टू हैव जीरो रेजिस्टेंस, 0 ओम रेजिस्टेंस। अब मान लो करंट इसमें आई है, V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा है, तो अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 0 है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये मानते हैं कि बैटरी के थ्रू जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा ये रेजिस्टेंस ही कंज्यूम कर रहा है। मतलब अगर बैटरी के थ्रू 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो इन वायर्स में कोई भी पोटेंशियल का डिक्रीज नहीं हो रहा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आ रहा, बस ये रेजिस्टेंस ही 10 का 10 वोल्ट खा रहा है ना। तो अनलेस कहा ना जाए, हम ये मानते हैं बच्चों कि वायर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट क्या है, 0। ठीक है। बट अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया कि वायर का रेजिस्टेंस ही 5 ओम है, तो फिर 5 ओम मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यार सर ने तो 0 पढ़ाया था, 5 क्यों दिया हुआ है। सर ने 0 इसलिए पढ़ाया था क्योंकि बहुत छोटा होता है तो 0 मान लेते हैं हम लोग सिंपल कैलकुलेशन। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इस तरह से तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा अच्छे से स्कूल में, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो है, तो इसको मैं समझाता हूँ। मान लो कहा गया कि ये सेल है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे 10 वोल्ट ज़्यादा है। अब एक बात ध्यान से सुनना, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, दोनों का नहीं मान सकते, किसी एक का मान सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट का मान लूँ 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे 10 ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल खुद ब खुद कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मान लूँ 20 वोल्ट, तो ये अपने आप हो जाएगा 30 वोल्ट। ओके, तो फिलहाल के लिए मान लो ये 0 है, ये 10। अभी मैंने कहा था कि सिंपल वायर के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। तो अगर ये 10 वोल्ट है, ये पूरा सिंपल वायर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ 10, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस आया ही नहीं, कोई फर्क आया ही नहीं। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10। यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ये भी सिंपल वायर है, वायर के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट। अब बताओ इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 10 वोल्ट का ही हो गया ना। क्यों हुआ 10 वोल्ट का? क्योंकि वायर्स ने कुछ खाया नहीं, तो जितना बैटरी ने सप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस सारा का सारा अकेले कौन खा रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है। ठीक है। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा है ना बच्चों, कि ओम्स लॉ में मान लो इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो हमने पढ़ा है ना कि V इक्वल टू आई आर होता है। उसमें V क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। V का मतलब था रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो जब ये 10 तो ये भी 10, ये 0 ये भी 0, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 10 ही तो आ गया। तो V की जगह 10 वोल्ट इज इक्वल टू करंट की जगह पता नहीं, करंट निकालेंगे अभी हम, और रेजिस्टेंस की जगह 5 ओम, तो करंट खुद ब खुद कितना आ गया सॉल्व करके, 2 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये 2 एम्पियर करंट सप्लाई। अगर मान लो इस वायर की ही खुद की रेजिस्टेंस 2 ओम होती, तो फिर वायर भी कुछ कंज्यूम करता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे के लेसन्स में देखेंगे। ठीक है। तो सिंपल सर्किट में तुम बस ये समझो बच्चों कि वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो बैटरी की जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सारी की सारी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पहुँच जाती है, कहाँ अपीयर होती है, कहाँ दिखाई देती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके। बैटरी क्या होती है? कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा फंडा है। बैटरी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ या एक ग्रुप ऑफ सेल्स। बैटरी का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, कि यार एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल एक साथ लगा दो, एक सेल, फिर बगल में एक और सेल, फिर एक और सेल, ये 3 सेल मान लो लगा दिया, है ना। अब मान लो इस सेल का 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है, तो टोटल 15 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पूरे को अकेले हम 15 वोल्ट मानेंगे। तो बैटरी इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल्स। तो आज मैंने सारी चीज़ें थ्योरेटिकली थोड़ी पढ़ाई हैं, इनको अच्छे से सोचना, नोट्स बना लेना अच्छे से। कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, 2 बार में भी ना समझ में आए तो कमेंट्स में मेंशन करना, मैं उस चीज़ को अगले लेसन में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। इतना होने के बाद हम अगली क्लास में
सीरीज और पैरेलल सर्किट शुरू करेंगे, जो कि मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। पिछले 2 हफ्ते से मैं जितनी वीडियोज़ नहीं कर पाया, मैं उसकी भरपाई कर दूँगा, तो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। बाकी बच्चों, बस एक ही सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने दोस्तों को भी जितना हो सके ये जो प्लेलिस्ट है, ये चैनल है, ये वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर शेयर करो, ताकि सबका जितना हो सके उतना भला हो और मैं भी फेमस हूँ, है ना। कौन नहीं चाहता फेमस होना। ओके बच्चों, थैंक यू।